हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश आड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की हिस्ट्री का एक नया टॉपिक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के गुर्जर प्रतिहार वंश की। राजस्थान इतिहास की शुरुआत अगर हम मुख्यतः देखें तो इसका पौराणिक काल से भी संबंध रहा, या फिर भारतीय इतिहास की जो शुरुआत मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, उस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल भी आपके राजस्थान से प्राप्त होते हैं, जिसका बड़ा केंद्र बीकानेर का कालीबंगा रहा। उसी के बाद अगर हम पौराणिक काल से कहें, जो जनपद कालीन इतिहास था वैदिक सभ्यता के पश्चिम वाले भाग में या बाद वाले भाग का, उसका भी राजस्थान के इतिहास से बड़ा संबंध माना जाता है। राजस्थान में कुछ महाजनपदों के बारे में भी साक्ष्य मिलते हैं और जनपदों के भी साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम बात करें तो आपके सूरसेन जनपद, जिसका क्षेत्र भरतपुर धौलपुर क्षेत्र माना जाता है, अवंती जनपद जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रहा, और उसके अलावा हम मत्स्य जनपद, जिसका मुख्यतः विस्तार राजस्थान के अलवर और भरतपुर में था। तो महाजनपदों का ये वो महाजनपद थे जिनका विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। उसी के अंतर्गत अगर उसके अलावा भी आपके छोटे छोटे अनेक जनपद थे। अगर जैसे हम बात करें हनुमानगढ़, गंगानगर, श्री गंगानगर में, वहाँ पर योध्या जनपद का प्रभाव हुआ करता था। आप वर्तमान उदयपुर क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सीवी जनपद का प्रभाव हुआ करता था। उसके अलावा साल और राजन्य जो जनपद थे उनके भी प्रभाव आपके राजस्थान में देखा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास पौराणिक इतिहास भी माना जाता है। और उसके बाद इस पौराणिक इतिहास के बाद आपके जो मौर्य साम्राज्य का काल आता है, जो मगध साम्राज्य का एक रूप माना जाता है, इस मौर्य साम्राज्य का भी प्रभाव आपके राजस्थान में दिखाई देता है, जिसके प्रमुखतः अगर हम बात करें तो दो केंद्र माने जाते हैं। एक आपके कोटा की केतुनी से प्राप्त राजा धवल मौर्य का जो अभिलेख प्राप्त होता है, जो इसके मौर्य शासकों के प्रभाव को यहाँ पर स्पष्ट करता है। उसके अलावा अशोक का बेराट का अभिलेख, जो एक लघु अभिलेख 19 अभिलेखों में एक प्रमुख अभिलेख माना जाता है, जो जहाँ पर अशोक के धम्म नीति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो बेराट अभिलेख से हमें बेराट क्षेत्र में मौर्य शासकों के प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती है। और उसके अलावा हम चित्तौड़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग के जो निर्माता थे वो चित्रांगन मौर्य थे। और चित्रांगन मौर्य के बाद उनके जो और अनेक शासक हुए, उनका भी प्रभाव आपके चित्तौड़ क्षेत्र यानी कि वर्तमान मेवाड़ क्षेत्र में माना जाता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के काल में भी राजस्थान के राजनीति में प्रभाव रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुषाण और शक के हुणों के आक्रमण के दौरान, तो ये कहा जाता है कि उसका प्रभाव भी आपके राजस्थान पे देखा जाता है। कुषाणों के अनेक सिक्के हमें राजस्थान से प्राप्त होते हैं। और ये कहा जाता है कि शक शासक रुद्रदामन के सिक्के भी हमें राजस्थान से पूर्वी राजस्थान से प्राप्त होते हैं। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य में ये कहा जाता है कि जब अशोक ने अपने उत्तर भारत अभियान यानी कि आर्यावर्त विजय की बात की, तो इस आर्यावर्त विजय के दौरान की विजय आपके इस क्षेत्र यानी कि राजस्थान के इस क्षेत्र में भी मिलती है। तो इस प्रकार गुप्त साम्राज्य पर भी इसका प्रभाव रहता है। और उसी के बाद आपके आता है वर्धन वंश, और जिसका प्रमुख शासक हुआ करता था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के काल में आपका जो पश्चिमी उत्तरी राजस्थान का हिस्सा था, इसे गुर्जरात्रा प्रदेश कहा जाता था। गुर्जरात्रा प्रदेश पर हर्षवर्धन के जो सामंत शासन करते थे उन्हें प्रतिहार कहा जाता था। और इन प्रतिहारों को इस क्षेत्र गुर्जरात्रा प्रदेश पर शासन करने की वजह से इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया। और आपके जो राजस्थान के इतिहास की जो एक सीक्वेंस हमें प्राप्त होती है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से प्राप्त होती है। यानी कि राजस्थान के राजवंशों में सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ या अलग अलग प्रकार के विवाद जन्म ले रहे थे कि वास्तव में गुर्जर प्रतिहार कौन थे। कुछ शासक इन्हें विदेशी मानते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर भंडारकर, जो एक प्रमुख वामपंथी इतिहासकार है, इन्होंने
इन गुर्जरों को विदेशी माना, यानी कि इन्हें शक, कुषाण और हुणों की संतानें माना, और ये कहा कि यह गुर्जर प्रतिहार ही यहाँ के ये कहा जाता है शासक थे, यानी कि इन्हीं गुर्जरों से इन गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस संदर्भ में ये कहा गया कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे, जबकि कुछ विदेशी इतिहासकार कैनेडी या फिर अगर हम बात करें वी एस स्मिथ, स्टेनोफोन, कनिंगम जैसे जो विदेशी इतिहासकार थे, उन विदेशी इतिहासकारों ने भी गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी प्रदर्शित करने के लिए अपने अपने अलग तर्क प्रस्तुत किए। यहाँ पर हम उन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार शब्द को निकालने के लिए या इसका अर्थ क्या हो सकता है। गुर्जर प्रतिहार जनरली अगर हम बात करें तो ये जो गुर्जर शब्द है ये गुर्जरात्रा प्रदेश से आता है। गुर्जरात्रा प्रदेश आपके भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा, जो रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक तरीके से गुर्ज हुआ करता था। गुर्ज मतलब एक तरीके से एक मुख्य दरवाज़ा, भारत का मुख्य द्वार, और इस द्वार पर हमेशा स्थलीय आक्रमण होने की जो चांसेस होते वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और यही भारत का एक प्रवेश द्वार हुआ करता था। सामान्यतः अगर हम देखें तो आपका नीचे समुद्री क्षेत्र आता है और आप उत्तरी क्षेत्र की बात करो तो हिमालय पर्वत आता है, और इस वजह से ये कहा जाता है कि ये हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, इस हिमालय पर्वत, उत्तर की हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण की समुद्री क्षेत्र भारत को एक तरीके से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन उसके अलावा इन दोनों के बीच में जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र एक तरीके से बाहरी आक्रमणकारियों के लिए भारत को एक मार्ग प्रदान करता था, और इस वजह से ये भारत के गुर्ज अर्थात एक मुख्य दरवाजे के रूप में, मुख्य द्वार के रूप में काम करता था, जिसे जनरली गुर्ज क्षेत्र कहा जाता था। इस वजह से इस भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसके लिए गुर्जरात्रा प्रदेश का प्रयोग किया गया। दूसरा शब्द अगर हम इसमें निकालें, एक प्रतिहार। प्रतिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो प्रतिहार जो शब्द है वो प्रतिहार आपके गुप्त काल में प्रतिहार शब्द एक प्रशासनिक यूनिट मानी जाती थी, या एक पद माना जाता था, प्रशासनिक पद, जिसमें राज प्रतिहार या महाप्रतिहार नाम से एक पदाधिकारी हुआ करता था। और ये जो पदाधिकारी हुआ करता था इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती थी राजप्रसाद, यानी कि जो राजमहल होता था उस राजमहल के निरीक्षण का कार्य हुआ करता था, और जिसे आप महाप्रतिहार कहते थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से वह द्वारपाल के रूप में हुआ करता था। तो आप यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार के संदर्भ में अगर आप अर्थ निकालें, इसका शाब्दिक अर्थ निकालने का प्रयास करें तो आपका शाब्दिक अर्थ हो सकता है गुर्जरात्रा प्रदेश के द्वारपाल, यानी कि गुर्जर प्रतिहार एक तरीके से आपके गुर्जरात्रा प्रदेश के द्वारपाल कहे जा सकते हैं। और इसी संदर्भ में भारत के प्रमुख जो इतिहासकार हैं रमेश चंद्र मजूमदार ने गुर्जर प्रतिहारों को भारत के द्वारपाल कह के संबोधित किया। आर.सी. मजूमदार ने गुर्जर प्रतिहारों को भारत के द्वारपाल कह के संबोधित किया, क्योंकि यह भारत का जो मुख्य द्वार यानी कि जो गुर्जरात्रा प्रदेश थे वहाँ पर सुरक्षा देने का काम करते थे। इस वजह से आर.सी. मजूमदार द्वारा इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये सामान्य बात थी आपके गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में। अब हम इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संदर्भ में अगर बात करें तो ये जो आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश था इसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिलती है या फिर कहाँ पर इनका उल्लेख किया गया है। अगर इस गुर्जर प्रतिहार शब्द के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस शब्द का जो हमें सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख जनरली अगर हम बात करें तो ये है आपके ऐहोल जिसे आप घंटियों का मंदिर या घंटियों का शहर के संबोधित करते हैं। दक्षिण भारत में एक राजवंश हुआ करता था जिन्हें बादामी का चालुक्य राजवंश कहा जाता था, और इस बादामी के चालुक्य वंश का एक प्रमुख शासक हुआ था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और इस पुलकेशिन द्वितीय की इस हर्षवर्धन पर जो ये विजय थी इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये जो ऐहोल अभिलेख हैं ये ऐहोल अभिलेख सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार शब्द के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है।
ऐहोल अभिलेख हमें सर्वप्रथम इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है और ये कहा जाता है कि यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया एक संस्कृत का अभिलेख है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी था दिव्यकीर्ति, इसके द्वारा इसका रचना की गई। अब हम आगे गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की जो शासन कार्य था या फिर इनकी उत्पत्ति के संबंध में पहले अगर हम बात करें तो इनकी शाखाओं के बारे में, तो इनकी शाखाओं के संदर्भ में अलग अलग बात कही जाती है, लेकिन मुख्यतः जो मोहणोत नेणसी था उसने अपनी रचना में इन गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार थे कौन, कहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर इस संदर्भ में बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में आप यहाँ पर ये मान सकते हो कि उत्पत्ति के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पहला जो तर्क माना जाता है, इन्हें शुद्ध क्षत्रिय के संबोधित किया गया है। शुद्ध क्षत्रिय के संबोधित किया गया है और शुद्ध क्षत्रिय मतलब ये कहा जाता है कि प्राचीन आर्य जो क्षत्रिय थे उनकी संतानें थे और इसका जो हमें स्पष्ट जो प्रमाण मिलता है वो दो तर्कों से प्राप्त होता है। एक तो मिहिर भोज जो यहाँ इनका प्रतापी शासक था, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति और उसके अलावा नीलकुंड, देवली, राधनपुर, कराडह अभिलेख ये ऐसे प्रमाण हैं जो गुर्जर प्रतिहारों को शुद्ध क्षत्रिय घोषित करने में शुद्ध घोषित करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है, इस ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहारों को राम के प्रतिहार जो हुआ करते थे या राम के जो द्वारपालक हुआ करते थे वह लक्ष्मण थे और इस आधार पर लक्ष्मण जी का इन्हें वंशज घोषित करता है। तो यहाँ पर एक जो चीज़ यहाँ पर प्रमाणित होती है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो शुद्ध क्षत्रिय थे। उसके अलावा एक और विद्वान माने जाते हैं जिनका नाम राजशेखर था और राजशेखर ने भी इन्हें शुद्ध क्षत्रिय घोषित करने के लिए अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम था विद्वशाल भंजिका। और ये जो विद्वशाल भंजिका थी, इस विद्वशाल भंजिका में राजशेखर ने जो बात कही वो क्या कही जाती है जो इन्हें शुद्ध क्षत्रिय प्रमाणित करती है। ये कहा जाता है कि राजशेखर ने दो गुर्जर प्रतिहार शासकों के संबंध में कुछ ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जो जनरली प्राचीन आर्य क्षत्रियों से संबंध स्थापित करती है और इन गुर्जर प्रतिहारों को एकटक आपके जो सूर्यवंशी घोषित कर देती है। यहाँ पर दो शासकों का जिक्र विद्वशाल भंजिका में किया गया और उसमें एक तो माने जाते हैं महेंद्रपाल प्रथम और एक माने जाते हैं महिपाल प्रथम। अगर हम महेंद्रपाल प्रथम के संदर्भ में बात करें तो महेंद्रपाल प्रथम के संदर्भ में विद्वशाल भंजिका में कहा गया है, दो शब्दावली का इसके लिए प्रयोग किया गया है। एक तो कहा गया है इसे रघुकुल तिलक और एक कहा गया है रघुकुल चूड़ामणि। दो उपाधियां महेंद्रपाल प्रथम के संदर्भ में बात की है और उसी तरीके से अगर हम महिपाल के बारे में बात करें तो महिपाल के लिए एक रघुवंश, मुकुटमणि और एक रघुकुल मुक्तामणि शब्द का प्रयोग महिपाल प्रथम के लिए किया गया है। तो ये जो प्रमाण है ये प्रमाणित करते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो गुर्जर प्रतिहार शुद्ध क्षत्रिय हुआ करते थे। अब एक जो प्रमाण दिया जाता है इन्हें ब्राह्मण कहने के संदर्भ में, इन्हें ब्राह्मण कहने के संदर्भ में बात कही जाती है और इन ब्राह्मण के संदर्भ में हमें जो जानकारी मिलती है वह मिलती है आपके घटियाला और मंडोर अभिलेख से।
और उसके अलावा आपके जो कुवलेमाला और हरिवंश पुराण थे, इन हरिवंश पुराण और कुवलेमाला से भी इनकी वंशावली यानी कि इन्हें ब्राह्मण कहने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि ये एक मंडोर के एक ब्राह्मण हुआ करते थे जिनका नाम हरिश्चंद्र प्रतिहार था और उनके 2 विवाह हुए थे, एक तो ब्राह्मण महिला के साथ और एक क्षत्रिय महिला भद्रा के साथ। और इस क्षत्रिय महिला जो भद्रा थी, इससे जो 4 पुत्र हुए उनके द्वारा पहले मंडोर जीता जाता है और बाद में इनका राज्य विस्तार किया जाता है और ये शासक श्रेणी में आ जाते हैं और ये क्षत्रिय कहलाए। तो इस प्रकार इन गुर्जर प्रतिहार जो क्षत्रिय थे, इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताने की बात जो कही गई है वह कुवलेमाला, हरिवंश और मंडोर अभिलेख ये प्रमाणित करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो गुर्जर प्रतिहार ब्राह्मण वंशी थे, यानी कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई। और तीसरा तर्क जो इनके संदर्भ में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि ये विदेशी थे। और इन विदेशी के संदर्भ में कौन कौन ऐसे इतिहासकार हैं जो इन्हें विदेशी कहने के को प्रमाणित करता है, तो उस पर, उन विद्वानों पर आज हम बात करेंगे। को प्रस्तुत किया। यहाँ पर विदेशी जाति के संदर्भ में ये कहा जाता है कि थे तो ये विदेशी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना मूल निवास स्थान भीनमाल बनाया और इसमें जो तर्क आता है वह वी स्मिथ का प्लस स्टेनेफोनो का। स्टेनेफोनो ने ये कहा जाता है कि ये कहा कि इनका आरंभिक भारत में जो मूल निवास स्थान था वह जालोर का भीनमाल था, वह जालोर का भीनमाल था। उसके बाद इस वी स्मिथ के बाद अगला जो तर्क दिया वो तर्क दिया कनिंघम ने। कनिंघम जिन्हें भारत में भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जनक कहा जाता है और इनके द्वारा सबसे पहले ये कहा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और इनके द्वारा ये कहा गया कि जो ये गुर्जर प्रतिहार थे, यह गुर्जर प्रतिहार शक या जो यूची जाति थी, यूची जाति से उत्पन्न हुए थे, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति थी वह आपके यूची या फिर जो शक थे उनसे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और एक जो तर्क दिया जाता है वो एक स्मिथ भी आएंगे यहाँ पर, स्मिथ, ब्यूलर और हॉर्नले, और इनके द्वारा जो ये कहा गया कि ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये गुर्जर प्रतिहार हूणों से उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति हूणों से होती है और इस प्रकार ये हूणों से बाद में ये कहा जाता है जो हूण आक्रमणकारी थे गुप्तों के, स्कंदगुप्त के काल में जब इनका मुख्य संघर्ष भारत में हुआ था, इसके बाद इन्होंने भारत को अपना स्थायी निवास मान लिया और ये बाद में गुर्जर कहलाए और इस प्रकार इनकी उत्पत्ति किससे हुई? हूणों से उत्पत्ति हुई। इसी संदर्भ में आगे जो बात कही गई, एक आए भंडारकर के द्वारा जो कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति गुर्जरों से हुई, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। यहाँ तक तो ठीक था कि अगर ये गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति गुर्जरों से हुई, लेकिन फिर भंडारकर ने एक बात यहाँ पर जोड़ दी कि ये जो गुर्जर थे ये क्या थे? विदेशी थे। ये गुर्जर क्या थे? विदेशी थे। तो इस प्रकार का ये कहा जाता है कि देशी मत यानी कि शुद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण और एक जो विदेशी का जो मत गुर्जर प्रतिहारों के संदर्भ में कहा गया वो आपको इस तरीके से जानकारी प्रदान करता है। इसी के साथ एक प्रमुख इतिहासकार हुए BN पुरी, जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में एक विशिष्ट लेख लिखा है, अपनी एक विशिष्ट पुस्तक लिखी है और BN पुरी ने कहा कि गुर्जर प्रतिहार देशी थे और उन्होंने कहा कि गुर्जर प्रतिहार जो यहाँ गुर्जर शब्द है वह क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग में लाया जाता था और BN पुरी ने कहा कि जिस तरीके से गुर्जर गौड़ या गुर्जर ब्राह्मण इस प्रकार गुर्जर बनिए,
प्रकार की जो ये शब्दावली थी, ये शब्दावली भारत का देशिज शब्द मानी जाती थी। और इसी तरीके से ये जो गुर्जर प्रतिहार थे वह गुर्जर क्षत्रिय हुआ करते थे, यानी कि गुर्जर प्रतिहार एक तरीके से गुर्जर क्षत्रिय थे। जिस प्रकार आपके गुर्जर गौड़ या गुर्जर ब्राह्मण या गुर्जर बनिए हुआ करते हैं, उसी प्रकार इनका भी एक क्लास माना जाता है। तो इस तरीके से गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात की जाती है। अब गुर्जर प्रतिहारों ने अपना मूल निवास स्थान कहाँ पर बनाया, इस बात को लेकर ये कहा जाता है कि ये निकले कहाँ से हैं। तो यह भी एक बड़ा मानने योग्य तर्क माना जाता है। जनरली इनका प्रारंभिक मूल निवास स्थान मंडोर माना जाता है, जो कुवलय अभिलेख या फिर हरिवंश पुराण से हमें प्रमाणित होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके बाद इन्होंने मंडोर पर अधिकार किया, और मंडोर पर अधिकार करने के बाद मेड़ता इनका कार्यक्षेत्र स्थापित हुआ। और बाद में ये कहा जाता है कि कुछ समय इन्होंने जालोर को भी अपना अधिकार क्षेत्र बनाया। लेकिन जो दंती दुर्ग का जो संजल ताम्रपत्र है, उससे ये प्रमाणित होता है कि इनका मूल निवास उज्जैन था। वहाँ पर यह कहा जाता है कि उस संजल ताम्रपत्र में ये कहा गया है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन में एक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां पर एक गुर्जर प्रतिहार को वहां पर द्वारपाल नियुक्त किया। तो इस प्रकार इनका मूल निवास स्थान उज्जैन के संबोधित किया गया है। तो इनकी मूल निवास उत्पत्ति के बारे में विद्वान अलग अलग बात कहते हैं। कुछ इन्हें भड़ोच का भी बताते हैं और कुछ इन्हें ग्वालियर के संदर्भ में बात करते हैं। लेकिन मूलतः जो बात ये आती है कि इनका जो मूल निवास स्थान था वो मंडोर था, और मंडोर के बाद ये मेड़ता, जालोर के बाद ग्वालियर और उज्जैन इनके कार्यक्षेत्र में विस्तार होते हैं, और अंततः ये कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके गुर्जर प्रतिहार राजवंश हुआ। और इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश के एक एक शासकों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में आपके डिटेल में गुर्जर प्रतिहारों की जो अलग अलग मिहिर भोज या नागभट्ट प्रथम द्वितीय के बारे में डिटेल डिस्कस की जाएगी, और इनकी जो दिलचस्प कहानियाँ हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी। थैंक यू।